पापा अक्सर कहा करते थे कि मेरा बेटा मेरी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और मुझे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा कोई शुरू से ही शौक नहीं था। और पापा भी मुझे जबरदस्ती स्टडी करने के लिए नहीं बोलते थे। वह कहते थे कि मैं भी तो 12वीं पास हूं और देखो, इतना बड़ा बिजनेस मैंने शुरू कर लिया। आज करोड़ों रुपयों से खेलता हूं और मेरा बेटा भी अपने बिजनेस को ऐसे ही खड़ा करेगा और मेरे बनाए हुए बिजनेस को भी खूब आकर लेकर जाएगा। हर काम के लिए जरूरी नहीं कि शिक्षा ही जरूरी हो, बस दिमाग और मेहनत होनी चाहिए। शायद वह मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी हासिल करूं। मेरे पिताजी माँ को समझाते कि बच्चों को जिस चीज में रुचि होती है हमें उसे वही करने देना चाहिए। अगर हम लोग उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो शायद वह रास्ते से भटक जाए। अब हमारे बेटे रमेश को ही ले लो। अगर उसे पढ़ाई लिखाई की बजाय बिजनेस में इंटरेस्ट है तो हमें उसे बिजनेस की ओर लेकर जाना चाहिए। अगर तुम जबरदस्ती उसे पढ़ाई करने के लिए बोलोगी तो वह पढ़ाई भी नहीं करेगा और बिजनेस के रास्ते से भी भटक जाएगा। इसमें दोनों तरफ से नुकसान हमारा ही है। मेरे पापा मेरी माँ को हर एंगल से समझते थे, बड़े ही प्यार से उन्हें समझाते थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए माँ पापा का प्यार सिर्फ मेरे लिए ही था। लेकिन मैंने कभी इन सब के प्यार का गलत फायदा नहीं उठाया। हमेशा से ही अच्छा और संस्कारी बेटा बनकर रहा था। शायद मेरे पापा कम जीने के लिए ही इस धरती पर आए थे और शायद उनकी उम्र कम थी। इसलिए ही तो उन्होंने जल्दी जल्दी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। पापा को कोई भी गरीब दिखाई देता तो वह बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दिया करते थे। हम लोगों से भी खूब प्यार करते थे, कभी भी किसी नशे को हाथ तक नहीं लगाया था। हमारे पापा के बिना हमारा रहना नामुमकिन ही था। लेकिन अब जो हमारी किस्मत में लिखा था उसे कौन टाल सकता था। पापा के जाने के बाद माँ ने ही मेरे पालन पोषण किया और मुझे आगे का रास्ता बताया, और धीरे धीरे मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हर कदम पर मैं अपने पापा को याद करता था। लेकिन मेरे पापा मेरे पास तो नहीं आ सकते थे, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वह जहां कहीं भी है मेरी तरक्की को देखकर खूब खुश हो रहे होंगे। लेकिन आगे की जिंदगी मेरी पूरी तरह तूफानों से भरी थी। दरअसल मेरा नाम रमेश है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता था। मुझे इसका भोलापन बहुत पसंद आया था। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद ये मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही होगी, क्योंकि मेरी पत्नी रात को बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगती थी। मैंने देखा था कि मेरी पत्नी हर रात मुझे बड़े फख्र से चाय पिलाया करती थी, और जैसे ही मैं उसके हाथ की चाय पीता तो मैं गहरी नींद में सो जाता था। मेरी पत्नी मुझे बड़ी मोहब्बत से चाय देती थी, इसलिए मैं वह चाय पी लिया करता था। लेकिन एक दिन मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं अपनी भोली भाली और मासूम पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने चाय नहीं पी और अपनी पत्नी की नज़र बचते ही उस चाय को बाथरूम में फेंक आया। और फिर जब मैं गहरी नींद में सो गया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। दरअसल मैं एक बहुत अमीर इंसान था। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का मालिक था। ये बिजनेस वैसे तो मेरे पिता का था, लेकिन उनके मरने के बाद ये सब कुछ मेरा हो गया था। सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा था। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। अब घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही रह गई थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। कोई ऐसी लड़की मुझे मिल जाए जिसे देखते ही मुझे प्यार हो जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वैसे तो कई सारी ऐसी लड़कियां थीं जो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थीं। मैं बहुत ही स्मार्ट था। वह लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तरस रही थीं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। मैं तो चाहता था कि मुझे खुद ही किसी लड़की से प्यार हो, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊं। मगर काफी समय हो गया था, ऐसी कोई लड़की मुझे नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहा था जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया था।
लगभग 15 लोगों से हमें होनहार लोग सिलेक्ट करने थे, जो हमारी कंपनी का हर काम अच्छे से कर सके। उन्हीं लोगों में से एक कोमल नाम की लड़की आई थी। जैसे ही उसने मेरे केबिन में एंटर किया, मेरी नजरों से देखती ही रह गई थी। वह थी ही इतनी सुंदर, मेरा मन कर रहा था कि बस उसे देखता जाऊं। वह जब मेरे सामने आकर बैठ गई, तब भी मैं लगातार उसे ही देख रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की पर मेरी नजर जमकर रह गई थी, वरना आज तक इतने गौर से मैंने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। उसने जब देखा कि मैं उसे लगातार देखे जा रहा हूं, तो उसे कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस हुआ था। जब मैंने उसे घबराते हुए देखा, तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और फिर मैंने उसे सॉरी बोल दिया। तो उसने इट्स ओके कहा। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे से मासूमियत और भोलापन अलग ही झलक रहा था। वह हाई एजुकेटेड थी, काफी होनहार लड़की थी। इसलिए मैंने उसे जवाब दे दी थी कि आप कल से ज्वाइन हो जाना। न जाने क्यों वह अपनी जॉब लगने पर ज्यादा खुश नहीं हुई थी। वह हल्की सी मुस्कुरा दी थी। हालांकि हमारे पास जितने भी लोग इंटरव्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे, उन्हें जब हम खुद सामने से ही जॉब के लिए हाँ बोल दें, तो उनकी खुशी के ठिकाने नहीं होते। मगर यह लड़की तो बहुत ही अजीब थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारे मैनेजर 2-3 दिन के बाद कॉल या मैसेज करके कंफर्म कर देते हैं कि आपकी जॉब पक्की हो गई है, आपको किस डेट में जॉब स्टार्ट करनी है। इस लड़की ने तो अपने बारे में कुछ नहीं पूछा था और सिर्फ जॉब पक्की सुनकर वहां से चली गई थी। मैंने फिर भी अपने मैनेजर को बोल दिया था कि इसको मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन दे देना। पूरे 3 दिन के बाद इस लड़की ने हमारे ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली थी और ये टाइम की बड़ी पाबंद थी। राइट, 10 बजे ही ऑफिस में आ जाया करती थी और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। मुझे यह लड़की बहुत पसंद आई थी। ये लड़की हर हाल में अच्छी थी और तारीफ के लायक थी। इस लड़की को मेरे ऑफिस में नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। मैंने अपने मैनेजर से कह दिया कि इसका केबिन भी तैयार करवा दिया जाए। जब मैं इसको देखने के बहाने इसे किसी न किसी काम से अपने केबिन में बुलाता रहता था। अगर मैं इसे 10 बार बुलाता, तो ये मेरे 10 बार कहे ही केबिन में आ जाती थी। मैंने इसका अच्छा काम देखते हुए जल्दी अपने मैनेजर से इसकी सैलरी बढ़ाने के लिए कहा था। न जाने क्यों मुझे इसकी मदद करना, इसको बार बार देखना अच्छा लगता था। अभी भी मैं घर जाता तो मम्मी मुझसे शादी की जिद करती थी, लेकिन अब तो मैं लड़की पसंद कर चुका था। मगर मैं उन्हें क्या बताता कि अभी यह सिर्फ वन साइडेड लव है। मैं उसको प्रपोज करने, उससे बात करने का, उसके करीब जाने का बहाना ढूंढता ही रहता था। फिर एक दिन मैं खुद ही चलकर उसके केबिन में चला गया और उससे बात करने लगा। वह मुझे देखकर बहुत घबरा गई थी और बड़ी ही खामोश रहती थी। मैंने सुना था कि वह ऑफिस में ज्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ अपने काम से काम रखती है। लड़कों से तो वह बिल्कुल बात नहीं करती थी, जबकि लड़कियों से भी मामूली सी बात करनी होती थी। मुझे उसके यह अदा पसंद आई थी, मगर न जाने क्यों वह ऑफिस में इतनी डरी सहमी रहती थी। एक दिन मैंने अपने ऑफिस के कुछ मैनेजर और एम्प्लॉय को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था। एक छोटी सी पार्टी रख लेता हूँ, यही सोचकर सिर्फ अपने ऑफिस के लोगों के लिए मैंने यह पार्टी रखी थी। ऐसा मैंने सिर्फ और सिर्फ कोमल के लिए किया था, ताकि उन लोगों के बहाने में कोमल को भी मेरे घर ले जा सकूं। मैंने खुद उसके केबिन में जाकर उसे इनविटेशन दिया था। उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था, मगर उसने कहा था कि सर मैं नहीं आ सकूंगी। मैंने कहा, क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकोगी? आखिर क्या प्रॉब्लम है? कंपनी के काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो वह कहने लगी, सर आपके यहाँ रात की पार्टी होगी, मगर मैं लेट नाइट बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम खाना खाने के बाद फोन अपने घर आ जाना। रात के 10 बजे तक तो वह कहने लगी, नहीं सर, रात के 10 बजे तो मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है। हम लोगों को 10 बजे से पहले पहले ही हॉस्टल के रूम में चले जाना होता है। मैंने कहा, तुम हॉस्टल में रहती हो, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है क्या? तो वह कहने लगी, सर मेरा कोई घर नहीं है। मैंने कहा, क्यों? मतलब तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा भाई बहन। तो वह कहने लगी, सर मेरे मम्मी पापा नहीं हैं।
मैंने कहा, तो फिर भाई बहन तो वह कहने लगी नहीं। मेरे भाई बहन भी नहीं है। उसकी बात पर मैं शॉक्ड रह गया था। मैंने कहा, तुम्हारे आगे पीछे कोई तो होगा, तो वह कहने लगी, नहीं सर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा हूं और अपना गुजारा इस जॉब से करती हूं और हॉस्टल में रहती हूं। मैंने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? तो वह कहने लगी, मेरे पेरेंट्स कई सालों पहले हम दोनों बहनों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। मैंने कहा, आई एम सॉरी, तो आप अपनी बहन के साथ रहती हो? इस बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी, जी नहीं। मैंने कहा, तो आपकी बहन कहाँ गई? वह आपके साथ क्यों नहीं रहती? मगर अब की बार उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था, तो उसने खुद को किसी काम में बिजी कर लिया था और वह मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। वह ऐसा क्यों कर रही थी? उसने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताया था, ये तो मैं समझ नहीं पाया था। मगर मैंने उसे कहा था कि प्लीज तुम मेरे यहाँ पार्टी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तुम नहीं आई तो शायद मुझे बुरा लगेगा। और रहा तुम्हारे हॉस्टल की बात, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्टल के अंदर एंट्री दिलवा देगा। उसकी परवाह तुम मत करो। उसने अभी भी मेरे घर आने से मना किया था, मगर मैंने उससे बहुत जिद की, तो फिर फाइनली वह मान गई थी। लेकिन अब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो मेरे घर पार्टी में आएगी भी या नहीं। लेकिन फिर जब मेरे घर पार्टी का दिन आया और मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा, तो वह पूरे 9 बजे तक मेरे घर आ गई थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। मैंने उसे अपनी मम्मी से भी मिलवाया था। मैंने उसे कहा था, तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वह कहने लगी, सर सिर्फ आपके कहने से आई हूं, वरना मैं कहीं नहीं जाती। उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया था। मैंने देखा था कि वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देख रही थी। मेरी नजर उस पर ही थी। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था। मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया था। मैं चाहता था कि वह भी मुझसे इतना ही प्यार करे जितना मैं उसे करता हूं। और अब मैंने सोच लिया था कि मैं उसे प्रपोज करके ही रहूंगा। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, क्योंकि वह जितनी खूबसूरत थी, उस हिसाब से तो यही लगता था कि जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा। मगर वह बहुत मासूम थी, किसी को नजर भरकर देखती भी नहीं थी। कहने को मेरे यहाँ पार्टी में ऑफिस के सारे लोग थे जिनको वह जानती थी, मगर वह वहां पर किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। बस एक तरफ अलग अलग ही बैठी हुई थी। और फिर शायद उसके हॉस्टल में जाने का टाइम हो गया था, तो वह मेरे पास आई और कहने लगी, सर अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा, रुको, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूं। वह कहने लगी, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। मैंने वार्डन से बात कर ली थी। उनको बोल दिया था कि आपके यहाँ पार्टी है, मुझे लेट हो जाएगा। और वो मान तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही मानी थी। मैं जिद करने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, रात काफी हो गई है। तुम अकेली हो, वैसे भी शहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है। लड़कियों का रात के समय अकेला निकलना ठीक नहीं है। मेरी बात पर अचानक उसने मुझे नजर भरकर देखा था। फिर उसने न जाने क्या सोचा और वह मेरे साथ चलने के लिए मान गई थी। तो फिर मैं खुद ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको छोड़ने के लिए आ गया था। मैं चाहता तो उसे ड्राइवर के साथ भी भेज सकता था, मगर मैं उससे बात करना चाहता था। मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस में काफी सारे लोग होते हैं। वह मेरी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ चुकी थी, जबकि मैं कार ड्राइव करने लगा था। मैं मायरर से उसकी तरफ देख रहा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधकर उसे अपने दिल का हाल बता ही दिया था। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुमने जब से मुझे बताया है कि तुम अकेली हो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी से मैंने सोचा है कि तुम्हें मुझसे जल्द ही शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूं। मेरी इन सब बातों से वह एकदम से अनकंफर्टेबल सी हो गई। वह घबराहट के मारे अपना पसीना पोंछ रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने तो सिर्फ अपना प्रपोजल तुम्हारे सामने रखा है। अगर तुम्हें कभी भी मुझ में अच्छाई नजर आए तो तुम मुझे हाँ कह सकती हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर मैं उसे हॉस्टल छोड़कर वापस घर आ गया। घर आते ही माँ ने मुझसे कोमल के बारे में पूछा।
वह कहने लगी कि बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की लड़की लगती है, दिखने में भी काफी सुंदर है। तभी माँ ने कहा कि इसके माता पिता कहाँ पर रहते हैं। तभी मैंने माँ से कहा कि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। इसने मुझे बताया था कि इसके माता पिता तो इस दुनिया में नहीं हैं, सिर्फ यह 2 बहनें हैं। इसकी दूसरी बहन कहाँ है, कौन है, कैसी है, इस सब के बारे में इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, ये बिल्कुल सरल स्वभाव की है, न किसी के साथ ज्यादा बोलती है, ना ही कुछ और, हमेशा बस अपने काम से काम रखती है और संस्कारी भी काफी है। इतने दिनों से मेरे ऑफिस में काम कर रही है, कभी भी इसका लहजा गलत नहीं गया। माँ ने कहा कि मुझे तो अपनी बहू के रूप में यह नजर आने लगी है, अब तुम अपना ख्याल भी बता दें। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं तो इससे पहले दिन से ही पसंद करने लगा हूं। आज मैंने उसके सामने अपना प्रपोजल रख तो दिया है, अब देखते हैं उसके जवाब में क्या आता है। अब दूसरे दिन ऑफिस में वह मेरे केबिन में आई और मुझसे कहा कि मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके मुंह से हाँ सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे झूम उठा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत और संस्कारी लड़की मुझे मिल गई थी। मैंने जब ये बात माँ को बताई तो माँ भी काफी खुश हो गई। अब मैंने भी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी और मेरी और कोमल की शादी हो गई। शादी के बाद कोमल थोड़ा थोड़ा बोलने लगी थी। वह हम लोगों के साथ घुलने मिलने लगी थी। अब तो वो ऑफिस काम करने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि अब तो वह बॉस की पत्नी थी, मालकिन थी उस ऑफिस की। सब लोग उसे मालकिन कहकर ही बुलाते थे। खैर, हमारा हंसी खुशी जीवन निकल रहा था। तभी मेरी माँ कुछ दिनों के लिए हरिद्वार चली गई। वह तीर्थ करने के लिए गई थी, तो माँ ने कहा कि मुझे वहां पर काफी समय लग जाएगा, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखना। माँ के जाने के बाद अब मैं और कोमल 2 ही घर में बचे थे। घर में कोमल अकेली थी, इसलिए मैंने ऑफिस से भी काफी दिनों की छुट्टी ले ली थी और मैनेजर को सारा काम सौंप दिया था। अब कोमल रात का समय होते ही मेरे लिए चाय बनाती और चाय पीते ही न जाने मैं क्यों इतना बेहोशी की हालत में चला जाता और बेहोश हो जाता था। उसके बाद कोमल न जाने रात को घर का दरवाजा खोलती और कहाँ पर जाती थी। मुझे कोमल के ऊपर शक तो होने लगा था, लेकिन मैं उसके सामने यह सब जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह से दुखी नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे कि आखिर कोमल रात को मुझे नशे की दवाई देकर कहाँ पर जाती है और किससे मिलने के लिए जाती है। तभी एक रोज मैंने प्लान बनाया कि मैं कोमल का पीछा करूंगा और सब कुछ जानकर ही रहूंगा। तभी रात के वक्त मैंने चाय पीने का नाटक किया और बेहोश हो गया। हालांकि मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद कोमल ने अपनी अलमारी से एक तस्वीर निकाली और घर से बाहर जाने लगी। मैं भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि कोमल श्मशान घाट के अंदर चली गई है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग रात के समय शमशान घाट के पास से गुजरने से भी डरते हैं, वही कोमल रात को अकेले श्मशान घाट के अंदर क्या करने जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां जाकर मैंने देखा कि कोमल ने अपने हाथ में ली हुई तस्वीर को अपने कलेजे से लगाया और रोने लगी और वहीं पर पास पड़ी राख को उठाकर चूमने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा कोमल के पास जाकर खड़ा हो गया और उससे सवाल करने लगा। हालांकि मैं गुस्से से नहीं, बल्कि कोमल से सब कुछ बड़े ही प्यार से पूछ रहा था। कोमल पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। शायद वह किसी सहारे की ही तलाश कर रही थी कि कोई उसे प्यार से पूछे और वह बताए। मैंने उसे शांत करवाया और पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या तुम मुझे बताओगी? तभी कोमल ने कहा कि यह राख मेरी बहन की है। कुछ समय पहले जब माँ पापा गुजर गए तो मैं और मेरी बहन इसी शहर में काम की तलाश में निकले थे। मैं तो घर पर थी, लेकिन मेरी बहन काम की तलाश में शहर में गई तो उसका कुछ दरिंदों के साथ सामना हो गया और उन लोगों ने मेरी बहन का बलात्कार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से मैंने उसका अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया था। उसके बाद में हर रोज इस अंतिम संस्कार करने वाली जगह पर आती हूं और उसकी राख को हाथ में लेकर
उसे याद करती हूँ, क्योंकि इस राख और उस एक तस्वीर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था जो मेरी बहन की मुझे याद दिलाए। अब कोमल के मुंह से ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया था कि कोमल किस तरह और क्यों चुपचाप रहती थी। कोमल ने कहा कि मैं ज्यादा किसी के साथ इसी वजह से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि कहीं मेरी बहन के जैसे मेरे साथ भी कोई हद ना हो जाए। क्योंकि मेरे मन के अंदर पूरी तरह से यह डर बैठ गया था कि जिस लड़की के ऊपर किसी का सहारा नहीं होता, उसके साथ आखिर में यही होता है। इसी तरह मैं डरती हुई जिंदगी निकाल रही थी। अब मैंने कोमल को हौसला दिया और कहा कि मैं तुम्हारी बहन को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उन दरिंदों को सजा जरूर दिलाऊंगा, और तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तुम्हारा जो मन करता है तुम वही करो। अगर तुम्हें तुम्हारी बहन की राख के पास में रात को आकर सुकून मिलता है, तो कल से मैं तुम्हें खुद लेकर आऊंगा। कोमल ने फिर से मुझे गले लगा लिया और हम दोनों घर चले गए। अब मेरी समझ से सब कुछ आ गया था कि किस तरह कोमल इतनी गुमसुम रहती थी, क्योंकि उसके पीछे तो उसकी इतनी बड़ी कहानी जो रह चुकी थी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।